नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शब्द शिक्षण। आपके सिलेबस में भी शब्द शिक्षण की बात आई है यूनिट 1 में। आज हम लोग शब्द शिक्षण पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि शब्द कहते किसको हैं, ये कैसे बनता है और बच्चे को शब्द सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना पड़ता है। तो पूरा वीडियो जो है हमारा आज शब्द शिक्षण पर ही आधारित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और कोशिश करें कि आप संपूर्ण वीडियो को देखें, अधूरा ना छोड़ें, ये मेरा आपसे अनुरोध होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं शब्द की। शब्द की बात जब आती है तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि शब्द कहते किसको। आप सब जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, जिसको आप वर्ण भी कह सकते हैं। लेकिन भाषा की जो इकाई, भाषा तैयार कैसे होती है? क्या केवल ध्वनियों से, क्या केवल वर्णों से भाषा तैयार हो जाएगी? ये कहना अनुचित होगा, क्योंकि जब तक भाषा के जो ध्वनियाँ हैं वो जब तक शब्द में परिवर्तित नहीं होंगे और शब्द जो है वाक्यों में परिवर्तित नहीं होंगे, तब तक जो है संपूर्ण भाषा का एक ढांचा तैयार नहीं हो पाएगा। ये आप सब जानते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई ध्वनि है, वर्ण है। भाषा की एक इकाई वाक्य भी है, छोटी नहीं कह सकते, लेकिन भाषा की एक इकाई वाक्य भी है। इकाई का मतलब सबको जोड़ करके जब भाषा तैयार होती है तो वो इकाई का रूप ले लेता है। तो वाक्य की भी एक भूमिका है भाषा को तैयार करने में, ये एकदम स्पष्ट है। अब है कि शब्द कहते किसको है। कहा गया है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई वह सार्थक ध्वनि है जो अपने स्वतंत्र रूप में या किसी वाक्य में प्रयुक्त होने से एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। कहने का मतलब क्या हुआ? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी है। शब्द बनते कैसे हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। लेकिन क्या केवल वर्णों के मेल से बने हुए सभी शब्द शब्द कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो क्या होना चाहिए? सार्थक वर्णों का मेल होना चाहिए, सार्थक ध्वनियों का मेल होना चाहिए और जिसका सार्थक मतलब निकले, सार्थक अर्थ उत्पन्न हो और जो अपने स्वतंत्र रूप में किसी वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता रखता हो और साथ ही साथ उसका एक निश्चित अर्थ हो। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? शब्द है। इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द को और भी लोगों ने परिभाषित किया है। कहा गया है कि ध्वनियों के मेल से बने, छोटा परिभाषा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। एकदम सारी चीज़ें आ गई। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। सार्थक की बात सब जगह आई है, ध्वनियाँ हो ये भी सब जगह आई है, लेकिन सार्थक हो, एक सार्थक मेल हो, सार्थकता उत्पन्न करता हो। तो यह संभव कैसे है? जब तक वर्णों का मेल नहीं होगा, वर्ण समुदाय नहीं बनेंगे, तब तक हम शब्द की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि शब्द हम कहते किसको हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। या फिर शब्द एक से या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी वह सार्थक ध्वनि है जो अपने स्वतंत्र रूप में या किसी वाक्य में प्रयुक्त होने से एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। अब है कि कहा गया कि जिस भाषा का शब्द भंडार जितना सशक्त और समृद्ध होता है, वह भाषा भी उतनी ही समृद्धशाली एवं प्रभावयुक्त होती है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, तो हिंदी भाषा में शब्दावलियों की संख्या कोई गिना नहीं जा सकता है, अनंत है, अथाह है। और हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो एक अलग प्रकार का कोश है।
उसको कोई गिन करके नहीं रख सकता। यदि हम हिंदी के शब्दकोश को उठा करके देखें तो लाखों शब्द आपको मिल जाएंगे, लाखों शब्द मिल जाएंगे, एक दो नहीं लाखों शब्द मिल जाएंगे, जिसको कोई भी एक व्यक्ति याद नहीं कर सकता, या कोई भी एक व्यक्ति उस सभी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता। ये एकदम समझिए कि मुश्किल काम है। तो लोगों का ये कहना है कि जिस भाषा में जितने शब्द भंडार होते हैं, या शब्द भंडार या शब्दावली जितनी अधिक समृद्ध होती है, वह भाषा भी उतनी ही समृद्धवान होती है, उतनी ही समृद्धशाली और प्रभावयुक्त भी होती है। हिंदी भाषा में ये सारे गुण हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में शब्दावलियों की संख्या अपर्याप्त है, बहुत है। अपर्याप्त मतलब असंख्य है, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब जहाँ तक हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो समृद्धशाली होने के साथ साथ व्यापक भी है, साथ ही साथ सशक्त भी है। व्यापकता के साथ साथ सशक्तता का भी गुण है, क्योंकि सभी शब्द के एक निश्चित अर्थ हैं, और जिसका कहीं न कहीं किसी न किसी वाक्य में हम लोग उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अब है कि अब इन शब्दों को विभिन्न स्रोतों और विभिन्न रचनाओं के आधार पर में हम किस प्रकार से विभाजित करें। तो आइए अब अगला जो चैप्टर है, अभी तक हम लोगों ने शब्द क्या है और शब्द की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब है कि शब्दों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो कैसे किया गया है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। अब है कि हिंदी शब्द का जो वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 4 आधारों पर ये वर्गीकरण किया गया है। मैं चारों पर मैं विस्तार से आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी अर्थ के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है शब्द का? अर्थ के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्तियों के आधार पर शब्द का हम वर्गीकरण देखेंगे। तीसरा वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर में देखेंगे, और चौथा वर्गीकरण हम व्युत्पत्ति के आधार पर में देखेंगे। एक उत्पत्ति है, एक व्युत्पत्ति है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए हम चारों के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला है कि अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने शब्द का जो वर्गीकरण किया है वो मुख्य रूप से उसे 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है सार्थक शब्द, और दूसरा भाग है निरर्थक शब्द, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स और मीनिंगलेस वर्ड। तो सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें, सार्थक शब्द की बात करें। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिसका कोई न कोई कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द वह जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। और हिंदी भाषा की जहाँ तक बात करें तो हिंदी भाषा में सार्थक शब्द का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा इसके प्रकार क्या है अर्थ के आधार पर में? निरर्थक शब्द की बात हुई है, यानी मीनिंगलेस शब्द की वर्ड्स की बात हुई है। ठीक उसके उल्टा, सार्थक शब्द के ठीक उल्टा निरर्थक शब्द वह जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो, वो निरर्थक शब्द है। और साहित्य में, हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों का कहीं कोई स्थान नहीं है, यानी साहित्यिक भाषा का ऐसे शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द। सार्थक जिसका कोई न कोई मीनिंग निकले, निरर्थक जिसका कोई न कोई मीनिंग नहीं लिखनी, मतलब मीनिंगलेस हो, उसका कोई मीनिंग नहीं। तो भाषा में सार्थक शब्द का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, निरर्थक शब्द का स्थान नहीं माना गया। लेकिन हिंदी भाषा के जो शब्द भंडार में जितने भी शब्द हम लोग देखते हैं, उनमें से कई शब्द तो एक निश्चित अर्थ का तो हमें बोध कराते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ का बोध कराते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी भाषा में शब्द भंडार बहुत है, जैसे कि पहले चर्चा की गई, लेकिन उनमें से कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ का तो बोध हमें कराता है वो सब, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं
जो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में हमें अलग अलग अर्थ का बोध कराते हैं। और अर्थ की इस विभिन्नता का मूल कारण क्या है? शब्द शक्तियाँ हैं, शब्दों की शक्ति है। और शब्दों की शक्तियों को भाषा वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक अभिधा है, एक लक्षणा है और एक व्यंजना है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए हम लोग इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। तो पहले बात करते हैं अभिधा के बारे में। ये जो शब्द है अभिधा, अभिधा के सब बारे में कहा गया है कि जब शब्द का केवल वाच्यार्थ निकलता है तो उसे हम अभिधा शब्द कहते हैं। अभिधा को यहाँ पर में एक अलग नाम भी दिया गया है, वो नाम है वाचक शब्द कह करके बुलाया जाता है अभिधा को, वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द का जो परिभाषा लिखा गया है वो है जब शब्द का केवल वाच्यार्थ निकलता हो तो उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। अब एक उदाहरण समझिए यहाँ पर। और इस वाचक शब्द में, अभिधा शब्द में जो उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे वही उदाहरण हम लक्षणा में भी प्रस्तुत करेंगे, वही उदाहरण हम लोग व्यंजना में भी प्रस्तुत करेंगे। और देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे एक शब्द जो है अलग अलग अर्थ का हमें बोध कराता है। तो अभिधा शब्द की जहाँ तक बात करें तो एक उदाहरण मैंने यहाँ दे दिया कि मोहन ने गाय पाल रखी है। उदाहरण क्या है? मोहन ने गाय पाल रखी है। इस वाक्य में गाय शब्द जो है वो किस चीज़ का हमें बोध कराता है? एक जानवर है, साथ ही साथ पशु है, साथ ही साथ पशु विशेष का ये हमें बोध कराता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाय जो है वह एक वाचक शब्द भी है, अभिधा शब्द भी है। और अभिधा शब्द शक्ति जो है, अभिधा शब्द शक्ति जो है शब्द के हमें वाच्यार्थ का ही बोध कराती है, वाचक शब्द का हमें बोध कराती है। समझ गए? वाचक शब्द का हमें बोध कराती है अभिधा। लेकिन लाक्षणिक शब्द जो है, जिसको दूसरा नाम लक्षणा भी कहते हैं, शब्द शक्ति का जो दूसरा प्रकार है, तो लक्षणा शब्द क्या है, लाक्षणिक शब्द क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति शब्द के लाक्षणिक अर्थ का हमें बोध कराती है और लाक्षणिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम लाक्षणिक शब्द कहते हैं। इस चीज़ को समझिए। लक्षणा शब्द शक्ति शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध हमें कराती है और लाक्षणिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को लाक्षणिक शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने पहले वाले अभिधा में उदाहरण रखा था कि मोहन ने गाय पाल रखी है। यहाँ गाय पशु विशेष है और वाचक भी है, वाच्यार्थ का हमें बोध करा रहा है। लेकिन लाक्षणिक शब्द में क्या होता है? लक्षण का बोध कराना, लक्षण की बात हुई है। जैसे उसने बेटी तो, उसकी बेटी तो बिल्कुल गाय है। देखिए, उसकी बेटी तो बिल्कुल गाय है। पहले उदाहरण में कहा था मोहन ने गाय पाल रखी है, लेकिन मोहन जो है कर्ता शब्द, वह उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक गाय पाल रखी है, एक जानवर को पाल रखा है। यहाँ पर लाक्षणिक शब्द का कहीं कोई बोध नहीं हो रहा है। लेकिन लाक्षणिक शब्द में देखिए, शब्द शक्ति में उसकी बेटी गाय है, तो बेटी की तुलना या बेटी के जो लक्षण है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके गुण और अवगुण के आधार पर हमें बताया जा रहा है कि उसकी जो बेटी है वो गाय है। यानी गाय के जो लक्षण होते हैं, जानवर के जो लक्षण होते हैं, मतलब गाय जो पशु है उसका जो लक्षण है वही लक्षण उसकी बेटी में कहीं न कहीं पाया जा रहा है। तो गाय से उसकी बेटी की तुलना हो रही है, गाय के लक्षण जो है उसके बेटी में देखे जा रहे हैं, इसीलिए किसी ने कहा कि उसकी बेटी गाय है, तो लाक्षणिक है। देखिए, गाय शब्द वहाँ पर पशु का के बारे में विशेष बल दे रहा था, लेकिन यहाँ पर में पशु के अतिरिक्त उस बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि वह बेटी गाय की तरह है, गाय के लक्षण उसमें दिखते हैं। तो लक्षणा शब्द या लाक्षणिक शब्द जो है यही है। अब रही व्यंजना की बात। व्यंजना शब्द को हम व्यंजक शब्द भी कहते हैं। व्यंजक शब्द क्या होता है? व्यंजक शब्द शक्ति शब्द के किसी अन्य व्यंग्यार्थ का बोध करा, व्यंग की बात हुई है, व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। और ऐसे व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यंजक शब्द कहते हैं या व्यंजना शब्द कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या लिखा गया?
किसी बच्चे को पीटकर आने पर, किसी बच्चे को पीटकर आने पर उससे कहा जाए कि वाह मेरे शेर। तो इस वाक्य में शेर शब्द न तो शेर नामक पशु का और न ही उसके गुण वीरता का बोध करा रहा है, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत कायरता का बोध करा रहा है। अतः इस वाक्य में शेर शब्द जो है वो व्यंजक शब्द है। फिर से समझिए इसको। व्यंजक शब्द का एक उदाहरण यहाँ लिखा गया, किसी बच्चे को पीटकर आने पर यदि उसको ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए वो आपका बच्चा है, आपके बच्चे का नाम राम है और राम किसी बच्चे को पीटा है और वो घर आया है और उसको देख करके किसी ने ये कह दिया वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर। अब ये जो शब्द है वाह मेरे शेर, इस शब्द में या इस सेंटेंस में शेर शब्द क्या उचित था? उस बच्चे के बारे में कहना कि वाह मेरे शेर, ऐसा उसने क्या मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया? वो तो किसी को पीट करके आया है, किसी से झगड़ा करके आया है और आप उसे क्या कह रहे हैं? शेर की उपाधि दे रहे हैं। शेर कितना वीर होता है, साहसी होता है। और यहाँ पर मैं उस शेर की वीरता उस साहसी से उससे कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ ये तुलना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो ऐसी स्थिति में जैसा लग रहा है कि वह कायर है, कायरता का बोध करा रहा है, क्योंकि उसने किसी को पीटा है और पीटना, झगड़ा करना कायर ही तो कहलाता है। और आप ये कहें कि वाह मेरे शेर, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो व्यंग्यात्मक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं और उसमें जब हम इस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं तो शब्द के जो गुण हैं, शब्द के जो अर्थ हैं, यदि उससे मेल नहीं खाते हैं तो निश्चित तौर पर में वो कहीं ना कहीं इन सब शक्तियों का, शब्द शक्तियों का ये कमाल होता है। तो आपने इन 3 उदाहरणों के माध्यम से क्या देखा? अभिधा शक्ति के बारे में जाना, लाक्षणिक शब्द शक्ति के बारे में जाना और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जाना। तो इन सब शब्द शक्ति हमें सिखाया क्या कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी शब्द कभी कभी परिस्थितिवश उसका जो अर्थ है वो बदल भी जाता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना। तो हम अर्थ के आधार पर में शब्द के वर्गीकरण को समझा। अब है उत्पत्ति के आधार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से शब्द का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला है तत्सम शब्द है, फिर तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, द्विज शब्द है, ध्वन्यानुकरण शब्द है और द्विज शब्द के बाद ध्वन्यानुकरण नहीं। 6 प्रकार। पहला तत्सम, फिर दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा द्विज शब्द और छठा ध्वन्यानुकरण शब्द। आइए हम लोग एक एक करके सब पर चर्चा कर लें। तत्सम शब्द जो है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हों, तो ऐसे सभी शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। मानी मतलब यह तत्सम के बारे में कहा गया कि किसी भाषा का जो मूल शब्द होता है वो तत्सम शब्द होता है, ऐसा भी कहा जाता है। और वो तत्सम शब्द जो होते हैं सभी संस्कृत होते हैं, जो हिंदी भाषा में हूबहू आ गए हैं। और ऐसे शब्दों की संख्या बहुत है, जैसे जल, जैसे गगन, जैसे पवन, जैसे अग्नि, जैसे गृह, जैसे आम्र, जैसे क्षीर, जैसे भक्त, जैसे शत, जैसे सपत्नी, जैसे शुचि। ऐसे बहुत सारे हिंदी में शब्द आए हुए हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। संस्कृत से उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं, जो मूल शब्द है जिसका उत्पत्ति संस्कृत में हुआ है और संस्कृत से वो सारे शब्द आ गए हैं हिंदी में, तो ऐसे सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं। मतलब यह ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जो
जो संस्कृत से तो लिए गए हैं लेकिन कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो गए हैं। जैसे हाथ, हाथ और उसके संस्कृत में भी है हस्त। जैसे घी संस्कृत में मिलेगा घृत। जैसे पत्थर संस्कृत में मिलेगा प्रस्तर। जैसे जीभ संस्कृत में मिलेगा जिह्वा। जैसे कान संस्कृत में मिलेगा कर्ण। तो ऐसे, चूँकि अब ये संस्कृत के मूल शब्द कौन कौन से हैं? कर्ण, जिह्वा, हस्त, घृत, प्रस्तर। लेकिन हिंदी भाषा में हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते। हम कैसे यूज़ करते हैं? हाथ, कान, पत्थर, घी। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन, जो उसके वास्तविक जो ध्वनियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हो गया है तो वो संस्कृत के शब्द, लेकिन उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, उसमें कुछ न कुछ हम लोगों ने डाल दिया अपनी तरफ से। तो ऐसे सभी शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है देशज। देशज शब्द जो है, जो शब्द हिंदी में अपने देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। या फिर देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो अपने देश से के विभिन्न राज्यों से मेल खाते हैं या विभिन्न राज्यों से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे चालू, बाजू, ये मराठी शब्द है, ये सब देशज शब्द है। जैसे उपन्यास, नितांत, ये बांग्ला शब्द है। इसी प्रकार चिड़िया, गाड़ी, खिड़की आदि सभी शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, चषक, जूता, कलाई, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, है ना। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं जो देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हिंदी में अपने देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जो उसकी प्रादेशिक भाषा भी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, क्षेत्र स्तर पर बोली जाने वाली भाषा हो सकती है, बोली हो सकती है। तो उन सब में से यदि कोई शब्द हम यूटिलाइज करते हैं हिंदी भाषा में तो वो सारे शब्द जो है हिंदी के देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं वो सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, जैसे स्टेशन, जैसे टिकट, जैसे पेन आदि अंग्रेजी से लिए गए हैं। उसी प्रकार से आदमी, किताब, चश्मा, बाज़ार, इमारत, सिफारिश, औरत आदि ये सब उर्दू फारसी से लिए गए हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे हैजा शब्द जो है वो अरबी शब्द है। जैसे आईना शब्द जो है वो फारसी शब्द है। जैसे चमचा शब्द जो है वो तुर्की शब्द है। जैसे खूब, जैसे ये शब्द जो है फारसी शब्द है। जैसे फैसला, ये शब्द अरबी शब्द है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं। जैसे दुकान, ये फारसी शब्द है। ईमान, ये अरबी शब्द है। उसी प्रकार से नशा, ये अरबी शब्द है। उसी प्रकार से आप देखें तो और भी बहुत सारे फारसी शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें अफसोस, ये फारसी शब्द है। उसी प्रकार से आप बात करें अरबी शब्द की तो हम देखते हैं कि मौसम, ये अरबी शब्द है। वापस, ये अरबी शब्द है। तुर्की शब्द भी देखते हैं चुगल, चुगल जो शब्द है वो तुर्की शब्द है। उसी प्रकार से आतिशबाजी, ये शब्द जो है वो फारसी शब्द है। उसी प्रकार से दुनिया या तकिया, ये शब्द जो है अरबी शब्द है। तो विभिन्न जो विदेशी भाषा है, विदेशी भाषाओं में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो वो सारे से जैसे शब्द जितने भी हम अपने हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं या उपयोग में लाते हैं, वो सारे शब्द जो हैं वो विदेशी
शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं द्विज शब्द की। जो द्विज शब्द है वो शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। देखिए यहाँ दो भाषा, सब लोग अलग अलग अपना अपना भाषा, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअली एक एक अलग अलग भाषा की बात हुई, तत्सम में हुई, तद्भव में हुई, देशज में हुई, विदेशज में हुई। लेकिन द्विज दो भाषाओं के मेल से, जब दो भाषाओं के मेल से शब्द बनते हैं तो वैसे शब्द जो है द्विज शब्द कहलाते हैं। जैसे डबल रोटी, अब इसमें डबल क्या है, अंग्रेजी शब्द आया, रोटी शब्द जो है वो हिंदी शब्द है। तो डबल रोटी खाते हैं ना हम लोग, डबल रोटी, तो ये शब्द द्विज शब्द हैं। उसी प्रकार से अमर उजाला, अब अमर शब्द शुद्ध हिंदी शब्द है, उजाला शब्द जो है वह उर्दू शब्द है। अब दोनों को मिल करके आप पेपर का नाम ही पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश में ये पेपर प्रकाशित किया जाता है, अमर उजाला। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द है रोशन लाल। अब ये रोशन शब्द जो है शुद्ध उर्दू शब्द है, और लाल जो है ये हिंदी शब्द है। तो उर्दू और हिंदी शब्द को मिला करके बना रोशन लाल। तो इस प्रकार से द्विज शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से अब छठा, जो उत्पत्ति के आधार पर जो छठा वर्गीकरण है वो है ध्वन्यानुकरण शब्द। अब ये ध्वन्यानुकरण शब्द क्या है, वे शब्द जो पशु पक्षियों की बोलियों या पदार्थों की ध्वनि के अनुकरण से बने। याद रखिए, ध्वन्यानुकरण शब्द जो है वो पशु पक्षियों के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों या बोली जाने वाली बोलियों या किसी पदार्थ या किसी वस्तु के द्वारा घर्षण से उत्पन्न या गिरने से उत्पन्न जब कोई ध्वनि उत्पन्न होता है, और उनसे जो शब्द बने हैं या शब्द का निर्माण हुआ है, शब्दों की रचना हुई है, वो कौन कौन से शब्द। जैसे मेढक कैसे बोलता है, टर्टर, तो टर्टर शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मेढक टर्टर बोलता है। जैसे चींची, चिड़ियाँ चींची करती हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, ये भौं भौं शब्द जो है कुत्ता पशु है उसके माध्यम से आया है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली के माध्यम से आया है। काव काव कौवा के माध्यम से आया है। टप टप पानी जब की बूंदें जब गिरती है जमीन पर या पानी के ऊपर तो टप टप की आवाज़ करती है। खट खट जब आप किसी के दरवाज़ा के बाहर को नॉक करते हैं तो खट खट की आवाज़ आती है। उसी प्रकार से चपर चपर, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। तो अनेक ऐसे शब्द हैं, अनेक ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो पशु पक्षियों की ध्वनियों से उत्पन्न हुआ है, वस्तुओं के गिरने से या वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है मुख्य रूप से 6 भेद बताए गए। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, द्विज और ध्वन्यानुकरण शब्द। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले वर्गीकरण की बात। तो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, जो अगला हमारा वर्गीकरण है, पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा हम बात करने वाले हैं प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम लोग प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण देखें। कहा गया है कि जब शब्दों को वाक्यों में हम प्रयुक्त करते हैं तो कुछ शब्द जो है वो वाक्य की आवश्यकता के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते। तो इस आधार पर शब्द के 2 भेद बताए गए हैं। देखिए प्रयोग में कौन कौन से शब्द बताए गए, 2। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द की हम बात करेंगे। जो शब्द वाक्य में अर्थ के अनुसार, ध्यान दीजिए, जो शब्द वाक्य में अर्थ के अनुसार या फिर लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार अपने रूप को बदल देते हैं, तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द खास तौर पर विकारी शब्द होते हैं। जैसे विकारी शब्द देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, एक सेंटेंस बना, मैं पुस्तक पढ़, इसमें मैं जो शब्द है वो क्या है, मैं, या सर्वनाम शब्द है, या फिर संज्ञा शब्द में यदि हम जोड़ दें नाम किसी का कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो मैं की हम बात करते हैं, सर्वनाम की बात, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। अब इस वाक्य में यदि हम लिंग को बदल दें तो वाक्य में वही चीज़ बदल जाएगा।
पढ़ रही हूँ की जगह पढ़ रहा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बात एक ही है, लेकिन लिंग के आधार पर में सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। लिंग के आधार पर में जो वाक्य है वो बदल जा रहा है ना। यदि मैं पुरुष वाचक है या पुरुष है तो उसकी जो क्रिया है पढ़ रहा है वो लगता है, लेकिन यदि लिंग परिवर्तन है, स्त्रीलिंग हो गया है, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो गया है, तो वहाँ पर में जो क्रिया है वो भी परिवर्तित हो जाती है, पढ़ रहा है की जगह पढ़ रही है हो जाती है। इसी प्रकार से यदि वचन और बदल जाए, बहुवचन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, या तुम सभी पुस्तकें पढ़ रहे हो। तो यदि लिंग बदल जाए, अधिक संख्या हो जाए, क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे जितने शब्द हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जो वाक्यों के आधार पर, यहाँ वाक्य की बात हुई, ध्यान दीजिएगा, वाक्यों के आधार पर में ये परिवर्तित होते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप को नहीं बदलते, किसी भी अवस्था में, चाहे कोई सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए, 1 2 3 4 5 सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, लेकिन यदि ऐसे शब्द आप उसमें प्रयुक्त किए गए हैं जो अविकारी हैं, तो वो शब्द कभी बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है। यदि हिंदी हम बात करें, एक सेंटेंस हमने बनाया, राम धीरे धीरे चलता है। अब हमें ये बताइए कि राम धीरे धीरे चल रहा है की जगह क्या कोई ऐसा शब्द है आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे की जगह हम प्रयुक्त कर लें? क्या हम ये कह सकते हैं राम कम चल रहा है, या हम क्या ये कह सकते हैं कि राम चल रहा है? राम चल रहा है, कैसे चल रहा है? तेज गति से चल रहा है कि धीमी गति से चल रहा है, या धीरे धीरे चल रहा है? तो वहाँ पर में हम लोग धीमी गति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, धीरे धीरे चल रहा है। ये धीरे धीरे जो शब्द है, ये शब्द है अविकारी शब्द है। उसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस में अक्सर यूज़ करते हैं किंतु, परंतु, ये सभी शब्द अविकारी शब्द हैं, ये हमेशा बदलते नहीं हैं। इसी प्रकार से और, एवं, अरे, हाँ, ये शब्द जितने देख रहे हैं आप, ये सभी शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। कहा तो ये भी गया है कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, संबंध बोधक हो या समुच्चय बोधक हो या विस्मयादि बोधक, ये जितने शब्द होते हैं वो सारे शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर में हमने देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम शब्द का जो वर्गीकरण है उसके चौथे वर्गीकरण में हम लोग आ गए हैं और अंतिम वर्गीकरण में आ गए हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर में शब्दों का वर्गीकरण। पहला हम लोगों ने क्या देखा था? अर्थ के आधार पर। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर। अब हम चौथे की बात कर रहे हैं। चौथा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है शब्द की रचना से, शब्दों को जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसे हम हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति कहते हैं। शब्द जब रचना, शब्द की रचना जब प्रोसेस में आती है तो उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। यानी शब्द का मूल रूप क्या था और बाद में किस प्रकार से शब्द विशेष का निर्माण हुआ, इसे ही हम शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं। ध्यान से समझिए, शब्द का मूल रूप क्या था, शब्द के मूल रूप क्या था और फिर बाद में किस प्रकार से शब्द जो है का निर्माण हुआ, और वैसे शब्द को हम शब्द व्युत्पत्ति कहते हैं। अब देखिए, इस आधार पर में भाषा वैज्ञानिकों ने 3 शब्दावलियों की बात की है, 3 शब्द के कॉन्सेप्ट लाए हैं, सब पढ़े हैं। शब्द है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की हम बात करें, वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब ऐसे शब्द जिसको हम खंड नहीं कर सकते, जैसे शेर, हाथ, पैर, गेंदा, मुंह, नाक, कान, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो
तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिसके हम खंड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते या उसको विखंड नहीं कर सकते, तो वो सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने होते हैं और जिनमें हर शब्दांश का पृथक अर्थ होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, जैसे हिमालय, है ना, जैसे विद्यालय, जैसे सुव्यवस्था। तो इस सारे शब्द में आप क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? दो या दो से अधिक शब्दांश, शब्दों के अंश लिए गए हैं और उसके आधार पर में शब्द की रचना की गई है। पीताम्बर हो, हिमालय हो, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे गणेश, दो शब्द हैं, गण और ईश, सुव्यवस्थित, सु और व्यवस्थित, हिमालय, हिम और आलय, विद्यालय, विद्या और आलय, पीताम्बर, पीत और अंबर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, दो शब्दों के शब्दांशों से बने होते हैं, तो वो सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कहलाता है वही शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो गया हो, अर्थात जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, इसमें क्या है, यौगिक शब्द भी है लंबा और उदर, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, लंबोदर शब्द कहलाते हैं। अब इन शब्द में दोनों शब्द अपने अपने सामान्य अर्थ को बता करके एक विशेष अर्थ का हमें बोध कराते हैं। लंबोदर में लंबा शब्द, कोई व्यक्ति लंबा हो, उदर का मतलब पेट, तो लंबा भी हो और किसका, पेट हो, पेट लंबा हो जिसका, तो क्या, लंबोदर। तो लंबोदर है कौन? लंबोदर शब्द से हम किन्हें संबोधित करते हैं? भगवान गणेश को संबोधित करते हैं, गणेश भगवान को संबोधित करते हैं। उनका जो नाम है, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, लंबा है, तो उन्हें हम लंबोदर कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें दो यौगिक शब्द मिले हों, लेकिन वह क्या होता है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जब विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम जैसे यदि बात करें हिंदी भाषा में जो शब्दों की रचना है, वो शब्दों की रचना की मुख्यतः चार विधियों के बारे में बात की गई है। उपसर्ग के आधार पर में शब्दों की रचना होती है, प्रत्यय के आधार पर में शब्दों की रचना होती है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के आधार पर में यानी संधि के द्वारा शब्दों की रचना होती है। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के योग के आधार पर में या उसके आधार पर में शब्दों की रचना होती है। जैसे हम समास के बारे में बात करें, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना। जैसे हम छोटा छोटा उदाहरण लें, उपसर्ग की हम बात करें तो संस्कृत उपसर्ग है। उपसर्ग की हम बात करें, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्दों के या शब्दांश, वैसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उपकार है, तो कार शब्द के पहले उप शब्दांश लगकर उपकार शब्द बनाया है, जिसका अर्थ कार या उप से सर्वथा भिन्न है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जो उसके माध्यम से हिंदी शब्दों की रचना होती है। उसी प्रकार से अव्यय और विशेषण रूपी उपसर्ग है जिसके माध्यम से शब्दों की रचना हुई है। और कुछ हिंदी के खुद ऐसे शब्द हैं जिसके माध्यम से वो उपसर्ग हैं और उसके आधार पर भी शब्दों की रचना हुई है। तो छोटे छोटे उदाहरण हम ले लेते हैं। संस्कृत के ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं, जैसे मान लीजिए अति। तो अति से देखें हिंदी शब्द में आया है अतिशय, अत्युक्ति आदि। उसी प्रकार से अनु शब्द संस्कृत का है और उसके आधार पर में हिंदी में शब्द बना अनुशासन, अनुगमन। उसी प्रकार से अनुभव। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं
जैसे मान लीजिए हम प्रति की बात करें तो प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, है ना। तो ये सब सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन उसके आधार पर में हिंदी भाषा के शब्द बने हैं, रचना हुई है। उसी प्रकार से अव्यय और विशेषण रूपी उपसर्ग बहुत सारे हैं। जैसे कु, अब कु के आधार पर में कुपुत्र, कुपथ, कुकर्म, कुविचार, उसी के आधार पर में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे नाना, नाना के आधार पर नाना विधि, नाना रूप, नाना प्रकार, उसी आधार पर में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे का एक शब्द है, और जो अव्यय और विशेषण का है, जिसको इस आधार पर में हिंदी भाषा में शब्दों की रचना हुई। का से कायर, का से काबिल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे हैं। हिंदी के जो पर्टिकुलर हिंदी के जो शब्द हैं, उस उपसर्ग के आधार पर में कौन कौन से शब्दावलियों की रचना हुई है। जैसे अठ, अब अठ के आधार पर में अठमासा, अठगुनी, उसी के आधार पर में बहुत सारे शब्द हैं। बिन, बिन देखा, बिन सुना, बिन कहा, भर, भर से भरपूर, भरपेट, भरपाक, भरमार, भरसक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उर्दू के भी बहुत सारे उपसर्ग हैं, और उस आधार पर में हिंदी शब्दों की रचना हुई है। जैसे कम, कम से कमज़ोर, कम उम्र, कम सिन, उसी प्रकार से गैर, ये उर्दू शब्द है, और जो शब्द के पहले लगता है, जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी। उसी प्रकार से बद, बद एक उर्दू शब्द है, और शब्द के पहले लगता है बद मिजाज, बद हजमी, बद किस्मत, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है उर्दू शब्द से बने हैं। तो उपसर्ग के आधार पर में भी शब्द की रचना होती है। दूसरा है प्रत्यय के आधार पर में। अच्छा, इसमें एक से अधिक उपसर्ग के आधार पर में भी शब्दों की रचना होती है। जैसे प्रत्युपकार, अब इसमें प्रति है और फिर उप भी है, और कार तो है ही, यानी इसमें दो उपसर्ग है, प्रति और उप। प्रत्युपकार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, प्रति और उप। उसी प्रकार से समालोचना, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, सम और आ, ठीक है। इसी प्रकार से व्यवहार, व्यवहार में भी दो उपसर्ग आए हुए हैं, वी और अव। उसी प्रकार से दुर्व्यवहार में दुर और वी और अब, यहाँ तो तीन है उपसर्ग। दुर्व्यवहार शब्द में तीन उपसर्ग हैं, दुर, वी और अब, तीन उपसर्ग हैं। समन्वय, उसमें दो शब्द आए हुए उपसर्ग, सम और अनु। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे उपसर्गों के माध्यम से शब्द की रचना होती है। जहाँ तक प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द या जो शब्दांश शब्दों के पीछे मिलकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग के ठीक उल्टा, उपसर्ग में क्या था, शब्दांश, वैसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, लेकिन प्रत्यय क्या है, वैसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके आधार पर में बहुत सारे शब्दों की रचना हुई है। जैसे हम दीर्घ ई प्रत्यय है, और दीर्घ ई, अच्छा, इसमें प्रत्यय बहुत सारे प्रकार के हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक, क्रियावाचक, बहुत सारे हैं प्रत्यय के बारे में। मूलतः कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की बात होती है, तो हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, हम आपको छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से ही बताएंगे कि कैसे प्रत्यय से शब्द की रचना होती है। जैसे मैंने कहा दीर्घ ई, दीर्घ ई आप लिखते हैं और ऊपर में लगाते हैं मात्रा दीर्घ ई का। इस आधार पर में त्यागी, त्यागी शब्द में कौन सा, कोई पूछे कि त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप दीर्घ ई कह सकते हैं। उसी प्रकार से अक, अक शब्द जो है उसमें देखिए गायक, नायक, है ना, इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द देखेंगे आप। जैसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की बात करें तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, जैसे मान लीजिए शब्द है पढ़ा हुआ, तो ये कैसे तैयार हो, जो पहले है इसमें पढ़ना और फिर हुआ, पढ़ना और हुआ मिल करके पढ़ा हुआ बना है। उसी प्रकार से भाववाचक कृदंत प्रत्यय की हम बात करें तो भाववाचक में जो किसी भाव या क्रिया के व्यवहार को प्रकट करता हो, उसी में है जैसे पूजा, इसमें दो शब्द आए हुए, पुज और आ, पुज और आ दोनों को मिला करके पूजा शब्द बना है। उसी प्रकार से शिक्षा, शिक्ष और आ, शिक्षा में शिक्ष और आ,
ये लगा हुआ है, आप प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय है, उसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए आनी एक शब्द है, आनी तो कहानी। उसी प्रकार से औंटी, ये भी एक कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय है, औंटी के आधार पर मैं कसौटी। इसी प्रकार से क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय है, और क्रियावाचक कृदंत लिखता हुआ। अब लिखता हुआ में कौन सा प्रत्यय है? ता और हुआ, ता और हुआ इसमें प्रत्यय है। उसी प्रकार से खाते हुए, कौन सा प्रत्यय है इसमें? ते और हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब सारे उदाहरण जो आप देख रहे हैं सब कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। और कृत प्रत्यय की जो परिभाषा है, जो प्रत्यय क्रियापदों के पीछे लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रियापदों के पीछे लगते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। या इन कृत प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत शब्द कहते हैं। और कृदंत शब्द के मैंने 5 प्रकार आपको बताए। कौन कौन से? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियावाचक, बहुत सारे हैं। तद्धित प्रत्यय की बात करें, तद्धित प्रत्यय की जो परिभाषा है वो ये है कि जो प्रत्यय क्रियापदों को छोड़कर अन्य शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय भी जो है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कर्तृवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है, अपत्ययवाचक है, स्त्रीवाचक है। अब एक एक उदाहरण आप ले लेते हैं। यदि हम कर्तृवाचक प्रत्यय की हम बात करें, तद्धित प्रत्यय की बात करें, तो उसमें आरी, अब ये कौन सा शब्द है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। और इस आधार पर में जो शब्द बना है कर्तृवाचक शब्द वो है पुजारी, है ना। उसी प्रकार से आलू, कृपालु। उसी प्रकार से झगड़ालू, आयन। उसी प्रकार से नारायण, वाल, कोतवाल। तो ये सब सारे शब्द जो है वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। उसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जो है वैसे देखिए, हारा, लकड़हारा, गार, मददगार, गर, सौदागर, कार, पेशकार। इसी प्रकार से गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की हम बात करें तो उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे श्वी, यशस्वी, है ना। उसी प्रकार से इम, अग्रिम। उसी प्रकार से इन, कुलीन। उसी प्रकार से एरा, बहुतेरा। इसी प्रकार से पारलौकिक, इक प्रत्यय। ये सब सारे गुणवाचक प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। भाववाचक प्रत्यय की बात करें तो भाववाचक प्रत्यय में देखिए, त्व, नरत्व, बंधुत्व। उसी प्रकार से ता, गुरुता, लघुता, मधुरता। ये सब सारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक में एय, राधेय, गांगेय, है ना। उसी प्रकार से खाना, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। कैद खाना, दान, थूक दान। इस प्रकार से अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, इन, पुजारिन, भिखारिन। उसी प्रकार से आनी, जेठानी, देवरानी। उसी प्रकार से इया, बछिया, कुटिया, लुटिया। ये सब सारे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रत्यय के आधार पर में भी शब्दों की रचना हुई है। अब आगे देखिए, संधि है। संधि किसे कहते हैं? जैसे आप सब जानते हैं, समीपस्थ 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, 2 स्वरों के मेल से, याद रखिएगा, स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हम किसे कहते हैं? जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ औ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ हो, और दूसरे शब्दों के शुरू में ह्रस्व या दीर्घ औ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ हो, तो क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो जाता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवालय, शिव और जोड़ आलय, शिवालय, इसमें ओ जोड़ आ बराबर आ हो गया है। उसी प्रकार से रविंद्र, रवि और इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, दोनों ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो गया है। रविंद्र जब लिखते हैं
तो हम र व दीर्घ ई का ऊपर अनुस्वार द र संयुक्त रविंद्र लिखते हैं। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो रवि हर्षी का रवि हो जाता है और जोड़ इंद्र, इन दोनों में दीर्घ ई जो है नहीं है, लेकिन हर्ष ई है दोनों में। रवि में भी हर्ष ई है और इंद्र में भी हर्ष ई है, और दोनों ई को मिलाकर के दीर्घ ई हो जाता है। इसीलिए रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र हो जाता है। उसी प्रकार से गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि पहले शब्द के अंत में हर्स्व या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के शुरू में हर्स्व या दीर्घ ई दीर्घ हर्स्व या दीर्घ ई हर्स्व उ री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे महेश, महेश को यदि हम संधि विच्छेद करें तो महा जोड़ ईश दीर्घ ई और तलबिश महा जोड़ ईश, इसमें क्या क्या आया, आ और दीर्घ ई, आ और दीर्घ ई बना करके क्या बन गया, ए महेश। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से सुरेंद्र, सुर और इंद्र मिलकर के सुरेंद्र बना, तो इसमें कौन सा संधि है, अ और ई का मेल है, अ और जोड़ हर्स्व ई दोनों मिलकर के ए बना। उसी प्रकार से महोत्सव, महा और उत्सव, इसमें आ और उ जो है संधि से बना है ओ और फिर महोत्सव। देवर्षि, देव और ऋषि, देव और ऋषि में जो संधि है वो कौन कौन सा संधि है, उसमें आ और री दोनों मिल करके क्या बन गया है, अर। तो इस प्रकार से गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि, इसमें कहा गया है कि प्रथम शब्द के अंत में हर्स्व या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ए ऐ ओ औ, तो क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे तथा और एव तथैव, मत और ऐक्य मतैक्य, परम और औषधि परमौषधि, महा और औषधि महाऔषधि। तो इसमें कौन कौन सा संधि है, यदि हम तथैव की बात करें तो आ और ए मिलकर आ जोड़ ए मिलकर के ए ऐ हो गया है। औ मतैक्य की बात करें तो उसमें अ और ए मिलकर के ऐ हो गया है। परम औषधि की बात करें, परमौषधि की बात करें, इसमें अ और औ मिलकर के औ हुआ है। उसी प्रकार से महाऔषधि की बात करें तो आ और औ मिलकर के औ हुआ है। तो ये वृद्धि स्वर संधि है। यन स्वर संधि की बात करें तो हर्स्व या दीर्घ ई हर्स्व उ और री के बाद हर्स्व या दीर्घ असमान स्वर ओ और ए आने पर क्रमशः य व और र हो जाने पर यन स्वर संधि होती है। जैसे यदि और जोड़ अपि यद्यपि, इसी तरह से इति और आदि इत्यादि, इसी तरह से सु और आगतम सुआगतम स्वागतम। उसी प्रकार से मातृ जोड़ आज्ञा मात्राज्ञा, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, अनु जोड़ एशन अन्वेषण। तो ऐसे सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये सब स्वर जो है ये सब सारे शब्द जो है वो यन स्वर संधि कहलाते हैं। अयादि स्वर संधि देख लीजिए। अयादि स्वर संधि क्या होता है, हर्स्व या दीर्घ ए ओ के साथ हर्स्व या दीर्घ अ हर्स्व दीर्घ ई के मिलने पर क्रमशः ऐ आई अब आव हो जाने पर अयादि स्वर संधि होती है। जैसे ने जोड़ अन नयन, नई जोड़ अक नायक, भो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अक पावक। इस प्रकार से ये अयादि स्वर संधि। तो ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं। उसी प्रकार से व्यंजन स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है जिसकी परिभाषा है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे नियम हैं। उसका कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। वर्णों के प्रथम वर्ण क च ट त प से परे कोई स्वर या वर्णों के तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य और लव का मेल हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे एक शब्द है सदानंद, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सत और आनंद। अब इसमें देखिए सदानंद में दो की जगह त और आनंद में सत और आनंद दोनों मिल करके सतानंद बना। उसी तरह से वागीश वाक और दीर्घ ईश वागीश, इसमें कौन कौन सा संधि है, को और दीर्घ ई बराबर गी बन गया। पहले वाले में सदानंद को एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर दूं। सदानंद में सत और आनंद सदानंद, इसमें कौन कौन सा संधि है, देखिए तो और आ मिलकर के दा बना है, तो और आ मिलकर के दा। सदानंद में यहाँ शत तो है
और जोड़ आनंद, आ है ना, तो और आ दोनों मिल करके क्या हो जाता है, दा, सदानंद। उसी प्रकार से वागीश में जैसे कि मैंने बताया क और दीर्घ ई बन करके क्या हो गया है, गी बन गया है। उसी प्रकार से जगदीश, जगत और ईश, इसमें क्या हो गया है, तो और दीर्घ ई बन करके दी बन गया है। उसी प्रकार से षडानंद, षट जोड़ आनंद, इसमें टॉ और आ का मेल है और दोनों मिल करके डा बन गया है, षडानंद। ऐसे बहुत सारे व्यंजन संधि से संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिस आधार पर में हम शब्दों की रचना करते हैं। अंत में हम बात करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि में देख लीजिए, विसर्ग संधि में कहा गया है कि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत सारे हैं, अधोगति, अधः जोड़ गति, है ना, मनोविज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, मनोविज्ञान, उसका संधि विच्छेद मनः जोड़ विज्ञान। इसी प्रकार से यशोदा, यशः जोड़दा, तो ऐसे बहुत सारे विसर्ग संधि हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार से शब्द की रचना हम लोग करते हैं। जैसे था एक उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, संधि के आधार पर और समास के आधार पर। तो समास की थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। समास हम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके नए शब्द का हम निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द, ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर जब हम नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 प्रकार बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास के बहुत सारे प्रकार हैं, 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं। फिर है कर्मधारय समास, फिर है द्विगु समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर है बहुब्रीहि समास, फिर है अव्ययी भाव समास। थोड़ी थोड़ी चर्चा उस पर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले है तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधान होता है और प्रथम पद कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का होता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष में जिसमें पहला पद कर्म का कारक होता है, जैसे ग्रामगत, जैसे सुखातीत, धर्मगत, आशातीत, ये सब कर्म तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से कारण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष में क्या है, पहला पद कारण कारक का होता है, करण कारक का होता है। जैसे धर्मांध, पहला पद क्या है, धर्म, दूसरा रेल यात्रा, तीसरा आंखों देखा, ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर दत्त, इसमें क्या है, पहला पद सभी जो है करण कारक से संबंधित है। तीसरा है जैसे हम धर्म के लिए, रेल यात्रा, रेल की यात्रा, सब आ रहा है ना, करण कारक। यह रेल यात्रा, रेल से यात्रा, आंखों देखा, आंखों से देखा, है ना, धर्मांध, धर्म से अंधा, ईश्वर दत्त, ईश्वर से दिया हुआ, है ना, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो ऐसे बहुत सारे तत्पुरुष समास हैं जिसको हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं, कारण तत्पुरुष भी कहते हैं। उसी प्रकार से अगला है संप्रदान तत्पुरुष। अब ये संप्रदान, पहला पद संप्रदान कारक का होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, संप्रदान कारक का है संप्रदान को के लिए, को के लिए। अब जैसे एक आध उदाहरण देखिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, परीक्षा भवन, परीक्षा के भवन या परीक्षा का भवन, है ना, संप्रदान को के लिए, परीक्षा के भवन, वरमाला, वर के लिए माला। तो ऐसे संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान, अपादान का जो चिन्ह है वो क्या है, अपादान से पहला पद अपादान कारक होता है। जैसे पदच्युत, पद से हटना, पथभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हो जाना, है ना, धनहीन, धन से हीन होना, भयभीत, भय से ग्रस्त होना, जन्मांध, जन्म से अंधा होना। तो इसमें सब में आ रहा है जिसमें पहला पद जो है अपादान कारक है। तो ऐसे सभी शब्दावली अपादान तत्पुरुष कहलाते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध का जो चिन्ह है, संबंध काके की, पहला पद संबंध कारक का होता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गुरु भक्त, गुरु के भक्त या गुरु का भक्त, गंगा जल, गंगा का जल, माखन चोर, माखन का चोर, है ना। ऐसे बहुत सारे संबंध तत्पुरुष हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर चिन्ह है उसका, पहला पद अधिकरण कारक का होता है। जैसे दानवीर, दान में वीर,
कला प्रवीण, कला में प्रवीण, है ना, ऐसे बहुत सारे अधिकरण तत्पुरुष हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो तत्पुरुष समास का 6 वेद है। एक वेद और लिखा गया है निषेधवादक तत्पुरुष। इसमें पहला पद निषेधवादक वाचक होता है, जैसे अनपढ़, अनंत, अनादर, जिसमें निषेध मतलब नकारात्मक या नहीं होने का बोध है। अनादर, अनजाना, अनहित, तो निषेधवाचक तत्पुरुष समास का भी वर्णन आया है, लेकिन मुख्य रूप से 6 तत्पुरुष समास का वर्णन देखने को मिलता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये सारे तत्पुरुष समास आते हैं। कर्मधारय समास की हम बात करें तो कर्मधारय समास जो है, इसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। कभी कभी दोनों पद भी विशेष होते हैं, जैसे पीताम्बर, कमल नयन, मुख कमल, परमानंद, महापुरुष, वज्रदेह। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, और कभी कभी दोनों पद विशेष हो जाते हैं। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे पंचवटी, पंच जो है वो संख्यावाचक शब्द है। इसी तरह से दशानंद, दस जो है वो संख्यावाचक शब्द है। तो ऐसे जो शब्दावली आएंगे वो द्विगु समास कहलाते हैं। उसी प्रकार से द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे राजा और रंग, भाई और बहन, गुरु और शिष्य, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य शब्द प्रधान होता है जो विग्रह करने पर अलग ही अर्थ का बोध कराता है, जैसे दशानन, ये सब बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, ये बहुब्रीहि समास है। कहा सुनी, ये बहुब्रीहि समास है। अब लास्ट में आता है अव्ययी भाव समास, समास का छठा प्रकार अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, और इस प्रकार के बने सभी शब्द जो है क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे यथाक्रम, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाविधि, आजन्म, प्रतिदिन, प्रत्येक, धीरे धीरे, हर रोज, रातों रात, यथाशक्ति, भरपेट, बेशक, ये सभी शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों, हम लोगों ने कैसे देखा, 4 प्रकार से शब्दों की रचना की गई है, उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, संधि के आधार पर और समास के आधार पर। तो ये 4 प्रोसेस जो है, इस चारों प्रोसेस को मिलाने के बाद जो है अनेक प्रकार के शब्दों की रचना होती है हिंदी भाषा में। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर की। इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो मेरा ये है कि अब है कि हम बच्चों को शब्द की शिक्षा कैसे दें या शब्द शिक्षण कैसे करवाएं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें। छात्रों के मानसिक स्तर और उसकी जो अधिगम क्षमता है, उसके आधार पर हम छात्रों को उपसर्ग का ज्ञान, प्रत्यय का ज्ञान, संधि का ज्ञान, समास का ज्ञान दें और अच्छे से दें, ताकि बच्चे सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि इन्हीं सब आधार पर में शब्दों की रचना की जाती है और की गई है और की जाएगी। तो हमें बच्चों को इन चारों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देना चाहिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के बारे में। अब है दूसरा पॉइंट है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास पढ़ाते समय छात्रों के जीवन से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, जब हम भी जब आप या हम कभी भी जब संधि समास पढ़ाएं, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ाएं, तो बच्चों के जीवन से संबंधित हम बहुत सारे शब्दों का उच्चारण, ये शब्दों के उदाहरण हम बच्चों को दें, तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। कुछ शिक्षण सूत्र भी हैं, शिक्षण सूत्रों का पालन करें और शिक्षण को रोचक बनाने का प्रयास करें। सरल से कठिन की ओर करें, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं जिसका पालन आप अपने टीचिंग बिहेवियर में कर सकते हैं। उसी प्रकार से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण में सरसता और सजीवता लाने का प्रयास कर सकते हैं। हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, ब्लैक बोर्ड है, चार्ट पेपर है, चित्र है, मानचित्र है, या टेप रिकॉर्डर है, या टेलीविज़न है। अनेक प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसके माध्यम से आप बच्चों को शब्दावलियों का ज्ञान दे सकते हैं। इसके अलावा एक एक उपसर्ग, प्रत्यय आदि का अभ्यास कराने के लिए कई कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, उपसर्ग कई हैं, प्रत्यय कई हैं, सब जानते हैं, तो आप एक एक उदाहरण ले करके उसके आधार पर में बच्चों से अधिक कहें शब्दावली बनाने के लिए। तो इससे बच्चों में शब्दों को बनाने की कला विकसित होगी और अवेयर रहेंगे बच्चे कि हम इस शब्द से क्या बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए उपशब्द, ये उपसर्ग है, अब उप से बहुत सारे शब्द बनाए, उपकार है, उपकरण है ना,
बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो बच्चे के दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा तभी वो सीख पाएंगे कि इस उपसर्ग से हम कौन कौन से शब्दों की रचना करें। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को उदाहरण के माध्यम से बच्चों के सामने में रखा जा सकता है और बच्चों को कहा जा सकता है कि आप बनाइए। छात्रों को बराबर क्रियाशील रखना है, एक्टिव रखना है सीखने के लिए। साथ ही साथ व्याकरण शिक्षण की जो विधि है, खासतौर पर आगमन निगमन विधि का जो हम प्रयोग करते हैं व्याकरण शिक्षण को करने में, उन विधियों का इस्तेमाल करिए। शिक्षण विधि की बात यहाँ हुई है, आगमन और निगमन शिक्षण विधि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर में विस्तार से चर्चा कर जब व्याकरण शिक्षण की बात हम लोग करेंगे तो व्याकरण शिक्षण की जो विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन और निगमन विधि मानी गई है। तो उस विधि का प्रयोग हम करें। छात्रों के प्रत्यक्ष या छात्रों के सम्मुख जो है हम उदाहरण प्रस्तुत करके उनका विश्लेषण कर हम नियमों की उत्पत्ति करा सकते हैं, नियम निकलवा सकते हैं बच्चों से और फिर छात्रों को वैसे ही अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। तो हम बच्चों को केवल फॉर्मेलिटी नहीं, हम गंभीरतापूर्वक किसी विषय को पढ़ाएं। और क्योंकि हम शब्दावली पढ़ाएं, शब्दों की रचना कराएंगे, वोकैबुलरी बच्चों का बढ़ेगा, शब्दावली बढ़ेगी, शब्दकोश उसके बढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें भाषा अध्यापक के तौर पर में विशेष रूप से इन सब चीज़ों पर हमें गौर करना पड़ेगा और सिखाना होगा। साथ ही साथ भाषा के अन्य पाठों को पढ़ाते समय अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोगात्मक अभ्यास करते रहना है। नए नए शब्दावली जब आते हैं तो उसको हमें बताना है कि कैसे ये शब्द बना है, किस प्रकार से शब्दों की रचना की गई है और उसका अभ्यास भी प्रॉपर करते रहना है। तो इस प्रकार से बच्चे काफ़ी शब्दों को सीख सकेंगे। और लास्ट में आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अभ्यास करवाएं शब्दों के माध्यम से। बहुत सारे शब्द का अभ्यास हम करा सकते हैं, शब्द बनाने का अभ्यास करा सकते हैं, एक शब्द के आधार पर दूसरे शब्दों की रचना करना सिखा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज ये जाना कि शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषाओं को जाना, शब्द का वर्गीकरण जो किया गया है 4 प्रकार से, उस प्रकार से हम लोगों ने जाना, उसके वर्गीकरण को जाना। और साथ ही हम लोगों ने यह जाना कि शब्दों की रचना जो 4 प्रकार से की गई है उसके बारे में विस्तार से जाना। और लास्ट में हम लोगों ने ये जाना कि शब्द शिक्षण हम कैसे करें, बच्चों को शब्द टीचिंग, वर्ड टीचिंग हम कैसे करवाएं या कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से जाना। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन बेहद प्रभावशाली है। संपूर्ण वीडियो को देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप संपूर्ण वीडियो नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा ये दिल से अनुरोध है कि आप इस संपूर्ण वीडियो को देखें, तभी इसका आप लाभ ले पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।